ये सब सोचते हुए रश्मि अपने कमरे में जाने लगी थी। आकाश ने अस्पताल में जिस तरह उसकी बेइज्जती की थी, वह बात वो अभी तक भूली नहीं थी। यह बात उसे अंदर तक दर्द दे गई थी। आस्था अरमान से गुस्सा होने के बाद कमरे में जाकर सो गई। उसे पता ही नहीं चला था कि कब सो गई। डॉक्टर रश्मि भी उसके पास आई थी और आस्था को प्यार से सोता हुआ देखकर उसके पास बैठ गई थी और सोचने लगी, ना जाने इस बेचारी की जिंदगी भी क्या है। एक मेरा प्यार है जो मेरे पास होकर भी मेरी मोहब्बत की कद्र नहीं करता, और इस बेचारी की शादी भी एक डेविल हुई जो इसका कभी हो ही नहीं सकता। ये सब सोचते हुए रश्मि को आस्था के लिए बुरा लग रहा था। अगली सुबह वही आस्था का लगाया हुआ मरहम काफी काम कर गया था और अरमान के हाथ में अब काफी आराम था। वह वाकई हैरान भी था कि इस लड़की ने वाकई कितना अच्छा कमाल का मरहम बनाया था कि उसे काफी हद तक आराम मिला था। अब अरमान को समझ में नहीं आ रहा था कि आस्था को एक बार फिर कैसे बोले कि वह उसके लिए एक बार फिर मरहम बना दे, क्योंकि अरमान जल्द से जल्द ठीक होकर अपने ऑफिस ज्वाइन करना चाहता था। बिना वर्क किए उसे बेचैनी शुरू हो जाती थी। उसे काम करने की बहुत इच्छा हो रही थी, क्योंकि घर पर आकाश, दादाजी, आहान और ध्रुव बहाने से अरमान को कोई काम नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि अरमान का हाथ जितना ज्यादा आराम करेगा उतना जल्दी अरमान ठीक होगा। अरमान ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आस्था ने खुद को संभाल लिया था और एक बार फिर वह मरहम बनाकर अरमान के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। अब अरमान हैरानी से उसकी ओर देख रहा था और मन में सोचने लगा कि इस लड़की को कैसे पता चला कि मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यह मेरे लिए एक बार और इस तरह का मरहम बनाकर तैयार कर दे ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। तभी आस्था वहां आई और बिना अरमान की ओर देखे बोली, आपको एक बार फिर यह मरहम लगाना है, उसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका जख्म पूरी तरह से भर जाएगा। अब जैसे ही आस्था ने यह कहा, अरमान चुपचाप एक तरफ बैठ गया था, क्योंकि वह तो खुद ही चाहता था कि आस्था उसे मरहम लगा दे। अब आस्था ने हल्के हाथों से एक बार फिर अरमान की पट्टी को खोलना शुरू किया और उसने अच्छे से क्लीन करके उसे मरहम लगाना शुरू कर दिया था। इस बीच आस्था ने एक बार भी अरमान की ओर नहीं देखा था। वही अरमान की नजरें उस वक्त आस्था पर ही थीं। आस्था किस तरह से उसकी चोट पर से पट्टी हटा रही थी और उसकी चोट देखकर अपनी आंखें बंद कर रही थी और जख्म थोड़ा डरते डरते वह बड़े ही आराम से क्लीन कर रही थी ताकि अरमान को दर्द ना हो। अरमान को यह देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ देर तक वह इस तरह से आस्था को देखता रहा। तब तक आस्था ने जल्दी ही अरमान को मरहम लगाने के बाद पट्टी कर दी थी और बोली, जितना हो सके आप इस वाले हाथ को 4 घंटे तक पानी से भिगोने से बचाए, क्योंकि अगर पानी में भीग जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब जैसे ही आस्था ने यह बोला, अरमान ने कहा, लेकिन मुझे नहाना है। अब आस्था हैरान हो गई, फिर बोली, लेकिन आप 4 से 5 घंटे बाद भी तो नहा सकते हैं ना। तब अरमान बोला, मुझे ऑर्डर लेने की आदत नहीं है, जितना बोला जाए उतना करो। तुम्हें मैंने कहा ना, मुझे अभी और इसी वक्त नहाना है, तो मतलब नहाना है। तुम एक काम करो, मेरे साथ बाथरूम में चलो और मेरी नहलाने में मदद करो। अब जैसे ही अरमान ने अचानक से ये कहा, आस्था की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। अब आस्था को समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। वह केवल खाली खाली आंखों से अरमान की ओर देख रही थी। तभी अरमान बोला, मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है और वैसे भी तुम मेरी केयर टेकर हो और तुम्हारी जिंदगी पर मेरा पूरा का पूरा अधिकार है। जो कुछ मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें वो करना ही होगा। अब आस्था अपना मन मार कर रह गई थी और सोचने लगी कि अब हम क्या करें। उनके साथ क्या वाकई हम बाथरूम में जाए? नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भला हम बाथरूम में इनके साथ कैसे जा सकते हैं? अभी आस्था अपनी आंखें घोल घोल घुमाकर कोई आइडिया सोच रही थी कि तभी अरमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और खतरनाक लहजे में बोला, क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है? मैंने बोला, ना, चलो मेरे साथ। तब आस्था ने अरमान की ओर देखते हुए कहा, हमने कहा ना,
हम भला आपके साथ बाथरूम में कैसे जा सकते हैं? आपको हमारे सामने नहाने में शर्म नहीं आएगी? अब जैसे ही आस्था ने मासूमियत से यह कहा, अचानक अरमान उठा था और अपना हाथ तुरंत आस्था की कमर पर लगा दिया था और उसकी ओर देखकर बोला, अभी पता चल जाएगा शर्म किसे आएगी। ऐसा कहकर उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ा था और उसे बाथरूम में ले आया था। अब तो आस्था पूरी तरह से सकपका गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अरमान को क्या बोले। वह केवल अपना सर झुकाकर खड़ी हुई थी और अरमान बाथरूम में जाकर आस्था से बोला, अब यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो? नहलाओ मुझे, बॉडी वॉश लगाओ और मुझे नहलाओ, और याद रखना मेरे हाथ पर जो तुमने यह मरहम लगाया है ये भीगना नहीं चाहिए। अब आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वह करे तो करे क्या, क्योंकि अरमान की इस तरह की हालत देखने के बाद और अरमान को ऊपर से नग्न देखने के बाद आस्था काफी हद तक शर्म महसूस कर रही थी। हालांकि थोड़ी देर पहले वह अरमान को कह रही थी कि क्या अगर तुम हमारे सामने नहाओगे क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? लेकिन अब तो खुद उसका शर्म से बुरा हाल था। वेल, वही अरमान कनखियों से बार बार आस्था की ओर ही देख रहा था और साथ तिरछा मुस्कुरा रहा था। आस्था का इस तरह से शर्माना और शर्म की वजह से आस्था के गाल जो टमाटर की तरह लाल हो गए थे, ये देखना अरमान को काफी अच्छा लग रहा था। तब अचानक अरमान ने देखा कि उसने जो आस्था को किस किया था वह काफी हद तक अब ठीक हो चुका था। इतना ही नहीं, उसने शायद मेकअप की वजह से उन निशानों को भी छुपा लिया था और उसके होंठ अब हल्के फुले हुए थे। अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक अरमान की नजर आस्था के गाल पर गई थी जहां अरमान ने उसे पिंच किया था। तब अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, यह तुम्हारे गाल पर क्या हुआ है? हाँ, कहीं चोट लगी है क्या तुम्हें? अरमान जानबूझकर आस्था से यह पूछना चाहता था कि इस चोट के बारे में आस्था क्या राय रखती है। हालांकि उसे तो पता ही था कि यह चोट अरमान ने ही उसे दी थी। अब अरमान के इस तरह से सवाल करने पर आस्था, जो कि अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी हुई थी, उसने एक पल को अरमान की ओर देखा और अगले ही पल अपने गाल पर हाथ रखकर बोली, पता नहीं हम अब क्या बताए आपको। आपके इस मेंशन में मच्छर बहुत हैं। जरूर हमें किसी मच्छर ने काट लिया होगा। अब जैसे ही आस्था ने भोली सी सूरत बनाकर यह कहा, अरमान का गुस्सा बढ़ गया था। उसे ऐसा लगने लगा मानो कि आस्था उसी के सामने खड़ी होकर उसे मच्छर बुला रही है। तब अचानक अरमान ने आस्था का हाथ पकड़कर उसे सीधा अपनी ओर खींचा था। आस्था अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वह अरमान के साथ उस वक्त बाथरूम के ही फर्श पर दोनों गिर चुके थे। आस्था अरमान के ऊपर थी। अरमान का एक हाथ आस्था की कमर में था। आस्था के बाल अरमान के चेहरे को पूरी तरह से ढक रहे थे और अरमान खोया खोया सा उस वक्त आस्था को देखे जा रहा था। दोनों की सिचुएशन इस वक्त काफी ज्यादा क्लोजनेस की थी और आस्था की तो दिल की धड़कन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। उसका दिमाग एकदम से फ्रीज जैसा हो गया था। अब अरमान के ऊपर ऐसे लेटने पर आस्था ने अपनी आंखों को जोरों से बंद किया था और मन ही मन में बोली, हे कान्हा जी, ये हमसे क्या हो गया? हम ऐसे कैसे गिर सकते हैं? क्या हम सही से खड़े भी नहीं हो सकते हैं? लेकिन इन्होंने ही तो हमें गिराया है और अब ये फिर से हमें बोलना शुरू कर देंगे कि हम इन पर जबरदस्ती हावी हो रहे हैं या उनके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। यह सोचते हुए आस्था जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन जैसे ही वह उठती एक बार फिर वह अरमान के ऊपर गिर पड़ती क्योंकि बाथरूम की टाइल्स फिसल रही थी। अब अरमान आस्था की इस तरह से कोशिश करता हुआ देखकर काफी हद तक मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल वह उठा और उसने आस्था को भी सीधा खड़ा किया। और वैसे भी जब से अरमान ने आस्था को जबरदस्ती फोर्सफुली किस किया था, तब से उसे अरमान से दहशत हो रही थी क्योंकि उसके कानों में बार बार वही बातें गूंज रही थीं जो अरमान कह रहा था कि वह पूरी तरह से उसकी खूबसूरती को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। तो ये बात आस्था को काफी ज्यादा डरा गई थी और अब ऐसी सिचुएशन में बाथरूम में होने पर उसे और भी डर लग रहा था। तो इसलिए आस्था अब धीरे से वहां से निकलने लगी थी, लेकिन अरमान ने तुरंत आगे बढ़कर बाथरूम का दरवाजा अच्छे से लॉक कर दिया था।
और दरवाजे के सामने हाथ रखकर खड़ा हो गया था। आस्था अरमान की ओर नहीं देख रही थी, लेकिन अरमान की भरपूर नजरें उस वक्त आस्था पर थीं। तब अरमान उसके होंठों की ओर झुकते हुए बोला, कमाल है, तुम्हारी स्किन पर जल्दी ही निशान आ जाते हैं और जल्दी ही गायब भी हो जाते हैं। कल तो इतना ज्यादा तुम्हारे होंठों से खून निकल रहा था, लेकिन अब तो तुम्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है मानो कि कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि आस्था ने अच्छे से मेकअप से कवर कर दिया था, जिसकी वजह से आस्था के होंठ काटने के निशान, उसकी सूजन काफी हद तक कम दिखाई दे रहे थे। तो आज अरमान को यही लगा कि आस्था की वह चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तब आस्था बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें अभी भी बहुत चोट लगी हुई है और कोई हमारी चोट ना देखे, इसलिए हमने मेकअप से उसे कवर करने की कोशिश की है। और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। आस्था की जो बात मन में थी वह आज उसने अरमान के सामने बोल दी थी, और अरमान आस्था का अपने सामने बोलना एंजॉय कर रहा था, क्योंकि आस्था अरमान के सामने बहुत कम बोला करती थी और जब बोलती थी तो कितने ही देर में चुप होती थी। तब आस्था बोली, देखिए, हम आपसे अभी भी कह देते हैं, हम आपके पीछे नहीं पड़े हुए हैं। आपको जरूर कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई है। हम तो बस यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए हैं, और वैसे भी दादाजी ने हमें बोला है कि जब एक बार आप ठीक हो जाएंगे फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हम फिर यहाँ नहीं आएंगे। अब जैसे ही आस्था ने यह कहा, अरमान का गुस्सा बढ़ चुका था। वह खतरनाक लहजे में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अरमान सिंघानिया को उसके बिना मर्जी के छोड़कर जाओगी? यह सोच भी कैसे लिया तुमने? मिसेस आस्था, अरमान सिंघानिया, तुम बिना मेरी मर्जी के यहाँ से नहीं जा सकती हो। अरमान की इतनी खतरनाक बात सुनकर आस्था अंदर तक कांप गई थी, और फिर उसने अपना सर नीचे करके जोरों से रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब आस्था को इस तरह से रोता हुआ देखकर अरमान इरिटेट होकर बोला था, यह क्या तुमने रोना धोना शुरू कर दिया है? अभी और इसी वक्त शांत हो जाओ। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें उठाकर टब में फेंक दूंगा। अरमान की बात सुनकर आस्था ने तुरंत अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लिया था और आंसू भरी आंखों के साथ दोनों तरफ अपनी गर्दन नामे हिला दी थी, मानो कि वह कहना चाह रही हो कि अब हम और नहीं रोएंगे, प्लीज आप हमें बाद टब में मत फेंकना। तब अरमान कुछ सोचते हुए आस्था से बोला, यह सब फालतू की बातें और ड्रामा बंद करो। जिस काम के लिए यहाँ बाथरूम में आई हो वह करो, फटाफट मुझे नहलाओ। अब आस्था मुंह बनाते हुए सोचने लगी, ये इंसान क्या एक हाथ से नहा नहीं सकता है जो ये जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आस्था बचने के लिए अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी थी और सोचने लगी कि कोई ना कोई आइडिया लगाना होगा और यहाँ से फटाफट निकलना होगा। तभी आस्था ने अरमान की ओर देखा था और बोली, वो आपका शावर है ना, उसके पीछे हमने बड़ी सी छिपकली देखी है, प्लीज आप पहले उससे भगा दीजिए। अब जैसे ही आस्था ने यह बोला, अरमान उसकी ओर देखकर तिरछा सा मुस्कुराया था और अगले ही पल उसके पास जाकर बोला, ताकि मैं छिपकली देखने जाऊं और तुम यहां से भाग जाओ। अब जैसे ही अरमान ने यह कहा, आस्था की आंखें हैरत से फैल गई थीं। वह सोचने लगी, इस राक्षस को हमारे मन की बात कैसे पता चली? हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि यह कितना बड़ा पिशाच है? ये सारी मन की बातें भी जान लेते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम दोस्तों।